नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। यूपी लाइव में आज जानेंगे प्रदेश में हुए सभी बड़े कार्यक्रमों और घटनाओं के बारे में। इसी के साथ साथ बात होगी गोरखपुर में बने अत्याधुनिक रीजनल एफएसएल भवन के लोकार्पण की। इसके बाद दिखाएंगे आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले मॉक ड्रिल। बताएंगे आपको गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के क्रांतिकारी कदमों को। इसी के साथ साथ सोनभद्र हादसे पर भी आपको देंगे अपडेट। लेकिन सबसे पहले अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक की करते हैं। अयोध्या में निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने बैठक ली है। 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या आने वाले हैं। ध्वज पूजा कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ध्वज पूजा से पहले यहां पर मॉक ड्रिल की गई है। पीएम के दौरे से पहले निरीक्षण के लिए यहां पर सीएम पहुंचे हैं। तो 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या आने वाले हैं। ध्वज पूजा से पहले यहां पर योगी आदित्यनाथ की ओर से निरीक्षण किया गया है। अयोध्या में निरीक्षण के बाद सीएम योगी ने यह बैठक ली है। 25 नवंबर को पीएम मोदी अयोध्या आने वाले हैं। उससे पहले तमाम तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिया गया है। ध्वज पूजा कार्यक्रम में पीएम मोदी जो है वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और उससे पहले तैयारियों को लेकर के अधिकारियों के साथ ये बैठक करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। पीएम के दौरे से पहले निरीक्षण के लिए यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराध जांच को अब और तेज और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 72 करोड़ 58 लाख रुपयों से बने अत्याधुनिक रीजनल एफएसएल भवन का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन आधुनिक लैब के चलते अब अपराधी 24 से 48 घंटों में सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। कैसा है गोरखपुर का यह नया लैब, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से इसे बनाया गया है और क्या कुछ आधुनिक टेक्नोलॉजी यहां पर रखी गई है, किस तरीके से यहां पर आरोपियों को पकड़ा जा रहा है, कैसे उनकी जांच की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में 72 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बने क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। गोरखपुर के शास्त्री चौक के पास नवनिर्मित 6 मंजिला भवन बनकर तैयार हुआ है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि 2017 में सूबे में सिर्फ 4 लैब थे। हमने उसी समय निर्देश जारी किया और कमिश्नरी स्तर पर एक लैब तैयार कराया जाए, इसका प्रयास शुरू किया। पिछले 8 सालों में 4 लैब से बढ़कर 12 लैब हो गए हैं। सूबे के 18 कमिश्नरी में लैब बनाए होंगे। 6 कमिश्नरी में लैब का काम संचालित है। यहाँ हर प्रकार को फॉरेंसिक साइंस के अपराध के खिलाफ समय से पीड़ित को न्याय दिलवाने का काम किया जाएगा। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक एफएसएल लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में है, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ
एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सके और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सके। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि देश में 3 नए कानून लागू किए गए हैं। मुख्य रूप से पीएम मोदी के नेतृत्व में 3 नए कानून लागू किए गए थे, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी ब्रिटिश कालखंड की जो अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हटकर हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय से न्याय मिले। इसी वजह से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पिछले वर्ष जुलाई में लागू किया गया था। मुख्य रूप से 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दृष्टि से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है, और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। बता दें कि गोरखपुर के शास्त्री चौक के पास नवनिर्मित 6 मंजिला भवन बनकर तैयार अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब विशेष तकनीकों से लैस है। इसके खुलने से फायदा होगा कि इसी परिवार में अब लैपटॉप, मोबाइल, सीसी कैमरा फुटेज और अन्य डिजिटल डिवाइस से लापता या चोरी डिवाइस या उसके डेटा रिकवरी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। 25 नवंबर को होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण की पूर्णता का शंखनाद करेंगे, जो रामनगरी में गूंजेगा। ट्रस्ट ने लाइव ब्रॉडकास्ट, साउंड सिस्टम और एलईडी स्क्रीन की व्यापक व्यवस्थाएं कर रखी है ताकि हर अतिथि और दर्शनार्थी पीएम का संबोधन स्पष्ट तौर पर सुन सके। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा से लेकर के हर तैयारियों का जायजा लिया है। एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक निरीक्षण किया गया है। रिहर्सल में ध्वज के प्रतीक भी सामने आए हैं। इसी को लेकर के ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए ध्वजा पूजा या ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी हो चुकी है और यह समारोह 25 नवंबर को होगा। राम जन्मभूमि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को मंदिरों के निर्माण की पूर्णता का शंखनाद करेंगे तो यह पूरी रामनगरी में सुनाई देगा। राम जन्मभूमि परिसर के ध्वजारोहण समारोह के रियल टाइम ब्रॉडकास्ट के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट तो व्यवस्थाएं कर ही रहा है। जिला प्रशासन व नगर निगम भी इसके लिए प्रसरत है। इसके लिए ट्रस्ट पूरी तरह से तैयार है। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ऐसा ही ध्वज होगा। ये तस्वीरें मंगलवार को ध्वजारोहण के रिहर्सल के दौरान सामने आई है। इस दौरान ट्रस्ट ने प्रतीकों के बारे में भी बताया। उसमें पूरा मंदिर और हेलीपैड और बाकी जहां भी माननीय प्रधानमंत्री जी और विशिष्ट अतिथियों का आगमन होगा उसकी पूरी समीक्षा करेंगे। उसके बाद एक बैठक भी करेंगे। तो उसी के तहत डीजीपी साहब पहले आए थे और उनके साथ पूरा भ्रमण करके पूरी व्यवस्था को बताया गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उसका फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का समीक्षा की जाएगी। वो ध्वजारोहण का मॉक ड्रिल किया गया है और वो अभी चलेगा। उसको कई बार चलाएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें कोई कमी ना रहे, कोई गलती ना रहे, इस वजह से उसको बार बार उसका ड्रिल चलता रहे।
तो वही सीएम योगी भी समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। यहां पर उन्होंने पीएम के दौरे से पहले सुरक्षा के साथ साथ दूसरी तैयारियों का भी जायजा लिया। राम मंदिर परिसर में ही यात्री सुविधा केंद्र में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बैठक भी की गई। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर साकेत महाविद्यालय और राम जन्मभूमि परिषद और कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री के सामने भी ध्वजारोहण का रिहर्सल किया गया। बता दें कि आमंत्रित अतिथियों को राम मंदिर प्रांगण के चारों ओर बैठाए जाने के कारण ट्रस्ट की ओर से साउंड की ऐसी व्यवस्था कराई जा रही, जिससे सभी को प्रधानमंत्री का संबोधन स्पष्ट सुनाई पड़े। ट्रस्ट ने पूरे परिसर में 2 दर्जन से ज्यादा एम्पलीफायर, साउंड बॉक्स और बड़ी LED स्क्रीन लगाने का निर्णय लिया है। परिसर के अलावा दोनों शहरों के विभिन्न चौराहों पर भी 30 LED लगाई जाएंगी। ध्वजारोहण समारोह के प्रधानमंत्री की उपस्थिति रहने से राम जन्मभूमि परिसर ही नहीं, दोनों शहरों में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। मंदिरों के अवशेष कार्य तो पूरे ही कराए जा रहे हैं। दर्शनार्थियों के आगमन के मध्य आयोजन स्थल पर बनने वाले 2 मंच के सापेक्ष परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र और साउंड बॉक्स रखने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी के साथ साथ पीड़ित और गवाहों को अब थाने और अदालतों के चक्कर नहीं काटने होंगे। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए CCMS यानी कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। ये वेब आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म अदालत में चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मुकदमों की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक करने की सुविधा इन सिस्टमों के द्वारा दी गई है। इसी के साथ साथ CCMS जो है वो पूरी तरह डेटा संचालित सिस्टम है। हर थाने से लेकर के कोर्ट तक का डेटा इसमें लगातार अपडेट होता रहता है। कैसे काम करता है सिस्टम और किस तरीके से कहां-कहां ये टेक्नोलॉजी जो है इसे इंप्लीमेंट किया गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। पीड़ितों और गवाहों को अब थाने और अदालत के अनंत चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए CCMS यानी कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च कर दिया। ये वेब आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म अदालत में चल रहे मुकदमों की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक करने की सुविधा देगा। पुलिस कमिश्नर रविंद्र गौड़ ने स्वयं इस सिस्टम का उद्घाटन करते हुए इसे जन केंद्रित पुलिसिंग का नया मॉडल करार दिया। उनके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर एक क्लिक से ये जान सकेगा कि उसका केस कोर्ट में किस स्टेज पर है, चार्जशीट दाखिल हुई या नहीं, अगली तारीख क्या है या कोई और औपचारिकता बाकी है। इतने हजारों लोगों के फीडबैक में मात्र 39 लोगों ने नेगेटिव फीडबैक दिया। उनके 39 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने दंडात्मक कार्रवाई की है। ये मैं गाजियाबाद जनता के जो जागरूकता के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके वजह से जो एक सुशासन का और एक ट्रांसपेरेंसी का ये परिचय गाजियाबाद की जनता ने दिया। हम लोग हमारे फीडबैक सेल से जब भी किसी को भी कॉल जाता है तो हम निवेदन करते हैं कि सही उत्तर दें ताकि हम व्यवस्था को सुधारने में मदद। वाद जिनका चल रहा है उनको भी अग्रिम तिथि देने के लिए सुविधा देते हुए उस सुविधा का लॉन्चिंग आज कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों को जिनका वाद कोर्ट में चल रहा है वो अग्रिम तिथि जान सकें। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जा सकते हैं। हम प्रत्येक न्यायालय के बाहर हम लोग QR कोड का भी व्यवस्था कर रहे हैं, उससे भी वो उसमें जाके अग्रिम तिथि जान। आज के डेट में करीब 39,000 केसेस हमारे यहाँ चल रहे हैं और ये प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। ये निरंतर प्रक्रिया है। इसमें अभी लोगों को जो कोर्ट में अभी तक का ये होता था कि वो लोग कोर्ट में आके उसको पता करना होता था, अभी वो घर बैठे बैठे भी इसको जानकारी कर सकते हैं। हमारे लिए सुविधा ये है कि हम लोग उसको अच्छे से सुपरवाइज कर सकते हैं और जो कई बार ये शिकायतें मिलती है कि फर्जी जमानत दे रहे हैं तो उसको भी लगाम लगाने के लिए हमारे लिए ये फायदा। आम जनता को कई बार ये पता नहीं चलता है कि उनका केस का अग्रिम तिथि क्या है। इसके लिए वो वकील से संपर्क करते रहते हैं, बहुत दूर चलकर वो कोर्ट पहुंचता है, वहाँ कोर्ट में जो कर्मचारी है वो व्यस्त रहता है तो वो सही ढंग से वो बता नहीं पाते। इससे काफ़ी असुविधा है, इससे काफ़ी फायदा। बता दें कि CCMS पूरी तरह डेटा संचालित सिस्टम है। हर थाने से लेकर कोर्ट तक का डेटा इसमें अपडेट होता रहेगा।
पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि तय समय सीमा में सभी जरूरी दस्तावेज और अपडेट सिस्टम में फीड किए जाएं। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा भी संभव हो सकेगा। ये लॉन्च गाजियाबाद में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो अन्य जिलों के लिए भी मिसाल बनेगा। विशेष रूप से 126, 129, 152, 164, 170 भारतीय न्याय संहिता, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि से जुड़े मामलों पर फोकस्ड है। पीड़ितों को अब एसीपी या डीसीपी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं सोनभद्र के बिल्ली बारकुंडा खनन क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक भयानक हादसा हो गया है। यहां पर कृष्णा माइनिंग कंपनी की पत्थर खदान में ब्लास्टिंग के दौरान अचानक पहाड़ का करीब 100 फीट का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा है। मलबे की चपेट में आकर दर्जनों मजदूर जिंदा दफन हो गए हैं। अब तक 6 शवों को निकाला जा चुका है, जबकि कुछ मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। इनको लेकर के यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या कुछ स्थितियां यहां से देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में शनिवार को पहाड़ी दरकने से बड़ा हादसा हो गया। खदान में खनन के दौरान पहाड़ी धंसने से कई लोग दब गए। हादसे में कई मजदूरों की मौत हो गई है, तो वहीं कई लोग घायल हैं। खनन क्षेत्र में हेवी ब्लास्टिंग के दौरान पहाड़ी दरक गई। इस घटना के बाद मजदूरों में हड़कंप मच गया। मौके पर जिला प्रशासन की टीम और राहत व बचाव कार्य लगातार जारी है। हादसे में घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वाराणसी जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीयूष मोडिया ने भी कहा है कि भारी पत्थरों की मौजूदगी के कारण मलबा हटाने में समय लग रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो घटना के समय करीब 15 मजदूर खदान में काम कर रहे थे। वे 9 कंप्रेसर मशीनों से चट्टानों में छेद कर रहे थे। तभी चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया और कई मजदूरों को अपने नीचे दबा लिया। खदान की गहराई 500 मीटर से ज्यादा होने और अंधेरा होने की वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आ रही थी। जिला प्रशासन ने पोकलेल मशीनें और जनरेटर मंगवाए हैं ताकि रात में भी बचाव कार्य जारी रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया। एक घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना दुखद है। देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना पूरे रखा है परिवार के साथ। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम सब यहाँ मौके पहुंचा गया है। जो रेस्क्यू चल रहा है प्रयास वो अच्छा है, सराहनीय है और लगभग 500 मिल चुके हैं। संभावना भी एक की और है, तलाश जारी है। साथ ही साथ जिन परिवार 5 लोग का देहांत हुआ था उनका पीएम हो चुका है, बॉडी में घर पर जा रही है। सरकार श्रम के साथ खड़ी है। अगर इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई दोषी होगा कार्रवाई किया जाएगा। ये मुआवजे की कोई राशि लगभग सरकार ने अलग अलग नियम है, श्रम विभाग का है, सरकार का है, खनन का है, तो लगभग पहुंच जाएगा 20 लाख प्रति परिवार जाएगा। सरकार की तरफ से 3 जांच होगी। इसमें खनन के क्या कहता है नेचर, पुलिस में FIR किया गया है वो क्या कहता है, और जो हमारे प्रशासन के नियमावली थे अगर उससे इतर गए तो भी कार्रवाई की। अभी हमने कहा जब FIR हो चुका है तो अपनी जांच करेंगे कौन दोषी इसमें है। अगर कोई दोषी है तो कोई भी हो, कितना हो बड़ा आदमी हो, कार्रवाई होगा। 15 तारीख को यहाँ थाना ओबरा के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में एक माइन है, वो कोलैप्स कर गई थी। उसकी एक बड़ी चट्टान कई श्रमिकों के ऊपर गिर गई थी। 15 तारीख से ही हमारी NDRF, SDRF, DGMS की टीम, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो कुछ प्राइवेट कंपनीज और उनके ऑपरेटर्स द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। आज दिनांक 19 तारीख को नीचे जब 100% वेरिफिकेशन कर लिया गया है सभी टीमों द्वारा कि वहां पे अब किसी प्रकार के कोई अवशेष नहीं है, इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा रहा है। इसमें बताना चाहूंगा अब तक के ऑपरेशन में 7 डेड बॉडीज रिकवर करी हैं,
सभी ज्वाइंट टीम के ऑपरेशन से। बहुत ही कठिन अभियान था क्योंकि जो चट्टान थी बहुत बड़ी थी, उसको तोड़ने के लिए अलग से वैकल्पिक मार्ग क्रिएट किया गया। सभी टीमों ने मिल करके इसमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े अभियान को इसको आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी यहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, डीजीएमएस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, इन सभी को बहुत धन्यवाद कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेशन को इसमें एफआईआर जो श्रमिक मारे गए थे उनके परिवारीजन द्वारा दर्ज कराया गया है लोकल थाने ओबरा में। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है जो कंपनी के मालिक हैं और जो कंपनी के और भी पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ। लगातार इसमें पुलिस विवेचना कर रही है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ओबरा द्वारा की जा रही है और इसमें जो भी अपराधी हैं, जो भी इसमें लिप्त थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस घटना में इस रिपोर्ट के तैयार होने के समय तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार में जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। घटना के बाद खदान के मालिक फरार हो गए हैं। फंसे हुए ज्यादातर मजदूर पनारी गांव के रहने वाले हैं। खदान मालिक सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मालिक फरार बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।